तो इस कहानी की शुरुआत ऑब्रे पार्कर नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी सबसे पक्की दोस्त ग्रेस की शोक सभा में आई हुई थी। उसकी मौत की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि ग्रेस के साथ उसने काफी अच्छे पल बिताए थे। मगर तभी उसको कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं जिनमें वो अचानक से उस आदमी को देखती है जिसके साथ वो एक समय समंदर के किनारे इंटीमेट हुई थी और अब उसे एक के बाद एक इसी तरह के विजन्स आए जा रहे थे, जिससे परेशान होकर वो ग्रेस के पति मार्क से बात करती है और वहाँ से जाने लगती है। पर उस समय कुछ लोगों ने उसको देखकर घेर लिया था और वो लोग उसको अजीब तरह से घूर रहे थे, मगर ऑब्रे उन पर ध्यान दिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच ऑब्रे की मुलाकात ग्रेस की एक दूर की कजन एलिस से होती है जिसको पता था कि ऑब्रे और ग्रेस सच में कितना ज्यादा नजदीक थे, इसलिए वो ऑब्रे से कुछ अजीब सी बातें करती है, जैसे ग्रेस ने ऑब्रे के लिए मरने से पहले कुछ छोड़ा होगा जिसको बस ऑब्रे ही समझ सकती थी। पर ऑब्रे को अभी कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा ग्रेस को याद करते हुए उसके रेस्टोरेंट की ओर जाने लगती है। वहाँ वो एक स्टिक की मदद से गेट के अंदर मौजूद एक चाबी को गिराती है और उसको उठाकर रेस्टोरेंट को खोलकर अंदर चली जाती है, जहां जाकर उसको ग्रेस की और भी ज्यादा याद आने लगी थी। वहां पर वो उस हर पल को याद कर रही होती है जो उसने वहां पर ग्रेस के साथ बिताए थे और वो एक ड्रिंक बनाकर उसको पीते हुए हवा में ही ग्रेस के साथ बातें करती है जैसे ग्रेस उसके पास ही बैठी हुई हो। अब इसके बाद ऑब्रे ने वहां मौजूद फिश टैंक में खाना डाल दिया था और बाद में पास में मौजूद एक टेलीस्कोप के पास चली गई थी जिसको ग्रेस ने एक नेबर के अपार्टमेंट की विंडो की ओर किया हुआ था। ये देखकर ऑब्रे को थोड़ी सी हंसी आ जाती है क्योंकि ग्रेस को अपने पड़ोसियों पर नजर रखना काफी ज्यादा पसंद था। अब इसके बाद वो ग्रेस के अपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ बेड पर सोते हुए वो वापस से ग्रेस के बारे में ही सोच रही थी। अब वो उसके टेबल पर रखे एक रेडियो को देखती है जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें से कोई उससे बात करना चाहता हो, इसलिए वो रेडियो के माइक्रोफोन को उठाकर दूसरी ओर मौजूद आदमी से बात करने की कोशिश करती है, मगर अभी भी उसको साफ आवाज नहीं आती, जिससे इरिटेट होकर वो लाइट ऑफ करके सो गई थी। पर अभी भी उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे ग्रेस उसके साथ बेड पर ही लेटी हुई है, जिससे परेशान होकर वो सोफे पर जाकर लेट जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। ऑब्रे काफी समय से अपनी माँ के पास नहीं गई थी, इसलिए उसकी माँ उसको बुलाती है, मगर ग्रेस के रूम में अभी सिग्नल सही नहीं आ रहे थे, इसलिए ऑब्रे को कॉल काटनी पड़ती है। तभी उसको वापस से उसी बीच वाले आदमी एडवर्ड के बारे में ख्याल आने लग गए थे, जिसमें वो एडवर्ड को कमरे में बैठा हुआ देखती है, लेकिन उसके पास जाकर उसका नाम पुकारने पर जब एडवर्ड उसकी ओर देखता है तो ऑब्रे की तो रूह कांप उठती है क्योंकि एडवर्ड के चेहरे में एक बहुत बड़ा शेद हो रखा था और देखने में वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। मगर ये सब बस ऑब्रे का एक सपना होता है जिसे देखकर वो वापस से उठ जाती है। उसके घर का हीटर भी किसी अनजान रीजन की वजह से बंद पड़ गया था, इसलिए ऑब्रे बाहर की तरफ देखती है जहां बर्फ पड़ रही थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि शहर में उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उस जगह हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी। वहीं दूर के जंगल में धुआं भी उठ रहा था, जिसे देखकर ऑब्रे को अभी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो टीवी को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन टीवी भी काम नहीं कर रहा था। तब ऑब्रे को लगता है कि शायद खराब मौसम की वजह से शहर की बिजली चली गई होगी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर ऑब्रे थोड़ा परेशान होती है और जल्दी से एक जैकेट पहनकर बाहर निकल जाती है। वो रेस्टोरेंट के गेट के पास से ही बाहर सब नोटिस करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको इस वक्त काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। शुरू में तो उसको वहाँ सब नॉर्मल दिखाई देता है, मगर उसके रेस्टोरेंट के डोर को बंद करते ही अचानक से एक डरा सहमा आदमी जोर जोर से गेट को पीटने लगता है, जैसे वो ऑब्रे को वहाँ से भागने के लिए किसी तरह की चेतावनी दे रहा हो। इसके अगले ही पल वो वहाँ से भागता हुआ आगे की ओर जाने लगता है, मगर तब ऑब्रे उसका पीछा करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो इंसान गायब हो जाता है। तब ऑब्रे को दो घरों से काला धुआं बाहर आता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही सड़क पर काफी सारी गाड़ियां काफी बुरी हालत में पड़ी हुई थी और उनके आसपास बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था और ऑब्रे को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा डरावना दानव आ जाता है जिसने काफी सारे लोगों को मार दिया था। उसको देखकर ऑब्रे वहाँ से भागते हुए वापस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है और पास के एक घर में मौजूद कुछ लोग उसको भागते हुए देख रहे थे। तब
ऑब्रे जैसे तैसे करके रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी उस राक्षस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हुआ था, जिससे डरते हुए ऑब्रे टेबल के पीछे छुपकर उसके वहां से जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो राक्षस वहां से नहीं जाता और उल्टा गेट पर लगातार हमला करते हुए अंदर आने की कोशिश करने लगता है। और ऑब्रे इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उसको अचानक से किसी की आवाज आने लगती है, जो टेबल पर रखे रेडियो की मदद से ऑब्रे से बात करने की कोशिश कर रहा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसको ऑब्रे का नाम पहले से ही पता था। वो ऑब्रे को उसकी जान बचाने के लिए आंखें बंद करके रेडियो को गेट की ओर करने को कहता है, और ऑब्रे भी ऐसा ही करती है। मगर गेट से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से उस आदमी द्वारा बजाई गई धुन उस राक्षस तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो ऑब्रे को गेट के पास जाने को कहता है। तब डरते हुए ऑब्रे गेट के पास जाती है, लेकिन अभी भी उसने अपनी आंखें डर के मारे बंद की हुई थी। उसके आसपास अब बस वही धुन गूंज रही थी, जो दूसरी ओर से वो अनजान शख्स राक्षस को सुनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे सच में वो राक्षस वहाँ से भाग जाता है। तब सिसकते हुए ऑब्रे भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है, लेकिन उस आदमी के हिसाब से अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था, इसलिए वो ऑब्रे को ऊपर जाकर कमरे को लॉक करने की सलाह देता है। तब ऑब्रे भी उससे कोई सवाल नहीं पूछती और जल्दी से ऊपर जाने के बाद उस आदमी से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि उस आदमी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑब्रे के बारे में बहुत कुछ जानता हो। वो आदमी तब अपने बारे में बताता है कि असल में वो ग्रेस का ही एक दोस्त है, और ग्रेस ने उसके और कुछ और लोगों के साथ मिलकर काफी खतरनाक चीज ढूंढी थी, जिसका एक हिस्सा उसने अपने ही घर पर कहीं छुपा के रखा हुआ था। और वो जानती थी कि कभी न कभी ऑब्रे उस जगह पर आएगी और मुसीबत में फंसने के बाद उसको उस आदमी की मदद जरूर पड़ेगी। पर ये सब बातें ऑब्रे के सर के ऊपर से जा रही थी। मगर अब वो उस आदमी से जानने की कोशिश करती है कि उसने उस राक्षस को कैसे भगाया, जिस पर वो आदमी ऑब्रे को एक बहुत ही खास तरह की धुन के बारे में बताता है, जिसको ग्रेस और उसके साथ के लोगों ने ढूंढा था। इस धुन की वजह से ही धरती पर अलग अलग दुनिया के रास्तों को खोला जा सकता था, और उन्हीं रास्तों में से एक से ये राक्षस धरती पर आया है, और उसको भगाने के लिए भी उसने उसी तरह की धुन का इस्तेमाल किया था। तभी अचानक से ऑब्रे को खिड़की से बाहर देखने पर कुछ और लोग भी राक्षस से बचते हुए दिखाई देते हैं, जिनके बारे में वो उस आदमी को बताती है। मगर वो आदमी उन लोगों की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऑब्रे को बस चुप रहने को कहता है। तब ऑब्रे छुपकर रोने लगती है और वो आदमी भी उससे बात करना बंद कर देता है। ये सब देखकर ऑब्रे काफी ज्यादा सहम गई थी, और उसको लग रहा था कि शायद वो मर गई है और ये सब उसके साथ नरक में हो रहा है। मगर तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक लिफाफे पर पड़ती है, जिस पर ग्रेस ने अपनी हैंडराइटिंग में ऑब्रे का नाम लिखा हुआ था। और ऑब्रे जब उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें से उसको एक रेडियो कैसेट के साथ एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि ये कैसेट दुनिया को बचाएगी। ऑब्रे जब उस कैसेट को प्ले करती है तो उसमें ग्रेस की आवाज थी, जो उसको कुछ लोगों के बारे में बताती है, जिनके साथ मिलकर उसने रेडियो के सिग्नल्स पर काम करते हुए कुछ अजीब सी मेलोडीज को ढूंढ निकाला था, जो आपस में जुड़ी हुई थी और उनसे दूसरी दुनिया के रास्ते खोले जा सकते थे। उनको वैसी काफी धुनें मिली थी, मगर उनमें से नंबर 7 की धुन गायब थी। उसको भी उसने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, मगर वो उसको कहीं नहीं मिली। मगर हमेशा से उसको डर था कि अगर ये धुन किसी गलत हाथ में लग गई तो इनके जरिए कोई भी इंसानी दुनिया का नक्शा बदल देगा। इसलिए उसने उन धुनों को अलग अलग जगह पर छुपा दिया, जहाँ ऑब्रे और ग्रेस दोनों जाया करते थे। इन सब बातों के बाद उस कैसेट में भी एक अजीब सी धुन बजती है और शॉकिंगली ऑब्रे अपने आप को एक जंगल में पाती है, जहां उसको उसी राक्षस की आवाज आ रही थी, जिससे डरकर वो एक पत्थर उठा लेती है। पर तब तक कैसेट की धुन बंद हो जाने की वजह से वो फिर से ग्रेस के घर वापस आ जाती है। मगर इसी बीच अनजाने में उसने ग्रेस के घर लगे एक मैप को फोड़ दिया था, जिसके पीछे ग्रेस ने एक खुफिया तहखाना बनाया हुआ था, जिसमें उसकी बहुत सारी डायरीज थी, जिनको निकालकर अब ऑब्रे उनमें लिखे नोट्स को पढ़ने लगती है। तभी फिर से ऑब्रे से वो अनजान आदमी बात करता है और उसको अपना नाम एल्फ्रेड बताता है। उसके हिसाब से ऑब्रे को उन धुनों को ढूंढने के बाद उनको बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से ही किसी एक की वजह से वो राक्षस इस दुनिया में आया था, और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो एक नया दरवाजा खुल जाएगा, और हो सकता है कि वैसा ही कोई और खतरनाक राक्षस इस दुनिया में आ जाए, जिससे इंसानों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। फिलहाल आधे से ज्यादा लोग मर गए थे और जो जिंदा थे वो छुपकर अपने घरों में बैठे थे। एल्फ्रेड को उन धुनों के बारे में बस इतना ही पता था कि कोई बहुत ज्यादा विकसित प्रजाति सदियों से उन धुनों को अलग अलग जगह पर सिग्नल्स के रूप में भेज रही थी, जिसको ग्रेस ने ढूंढ लिया था। और उस प्रजाति का मकसद भी शायद यही था कि कोई उन धुनों को एक ऑर्डर में अरेंज करके प्ले करे, जिससे वो राक्षस भी शायद अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा।
खैर अभी एल्फ्रेड ऑब्रे से ग्रेस के काम को पूरा करने को कहता है, पर ऑब्रे को बाहर जाने में डर लग रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। ऑब्रे उस रेडियो को बंद कर देती है और ग्रेस के घर में मौजूद खाने पीने और जरूरत की चीजों को इकट्ठा करने लगती है। पर एक समय पर वो उस घर में अकेले रहकर काफी ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और बेड पर लेटकर सोचने लगती है कि वो सब सही करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत कैसे जुटाए। अब उसको अजीब अजीब से भ्रम भी होने लगे थे, जिसमें अचानक उसको उसके ऊपर वही राक्षस दिखाई देता है और वो डरते हुए बार बार उसको मुक्के मारने की कोशिश करती है, मगर होश में आने पर उसको पता चलता है कि असल में वो बस दीवार पर मुक्के मार रही थी। अब इसके कुछ दिनों के बाद घर का सारा खाना खत्म हो गया था और पानी भी लगभग खत्म होने वाला था। ये वो समय था जब ऑब्रे को चुनना था कि वो डरते हुए घर में ही रहकर भूख प्यास से मरना चाहती है या फिर हिम्मत करके बाहर जाकर अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहती है। वो इस बारे में पागलों की तरह ग्रेस के कछुए से बात करती है, लेकिन अब वो बाहर जाने का फैसला करती है और पूरी तरह से तैयार होकर घर से बाहर आ जाती है। वो अपने साथ उस कछुए और साथ ही रेडियो और बैटरी को भी ले गई थी, ताकि अगर रास्ते में वो राक्षस उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो ऑब्रे उसको वापस से वो धुन सुनाकर वहाँ से भगा सके। तब वो पास के उसी घर के पास से गुजरती है जिसमें से पहले उसको कोई देख रहा था, पर अभी उस खिड़की पर कोई भी नहीं था और वहाँ बस खून के धब्बे लगे हुए थे। अब ऑब्रे वहाँ से सीधा एक सुपर मार्केट में जाती है, जहाँ सबसे पहले वो अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है और तभी उसको याद आता है कि वो यहाँ भी ग्रेस के साथ काफी ज्यादा आती थी, इसलिए वो उस सेक्शन में पहुँच जाती है जहाँ से वो सबसे ज्यादा चीजें लेते थे। और थोड़ी देर ढूंढने पर उसे सच में वहाँ से 3 नंबर वाली कैसेट मिल गई थी, जिसको लेकर वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी उसको पास में खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो एक फ्रीजर के पास पहुँचती है जिसमें एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो कई दिनों पहले मारा गया होगा। खैर अब सुपरमार्केट से वापस जाते समय उसे रास्ते में एक अजीब सा खंबा दिखाई देता है, जो उस राक्षस के वहाँ आने से पहले वहाँ पर नहीं था, पर ऑब्रे अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब रास्ते में आगे उसको काफी सारे टूटे हुए घर और वीरान पड़ी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिनके पास से उसको उस राक्षस की आवाज आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है, मगर उससे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं होता और बहुत ज्यादा डरी होने के कारण वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तब रास्ते में उसने अपना रेडियो भी गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो राक्षस उसके और ज्यादा नजदीक आ गया था। तब ऑब्रे जल्दी से उस रेडियो को वापस से उठा लेती है और एक कार में जाकर उस धुन को बजाने लगती है, जिससे वो राक्षस वहाँ से भाग जाता है। मगर तब अचानक से उसको एक भ्रम होने लग जाता है, जिसमें वो खुद को कार्टून जैसी दुनिया में पाती है और वहाँ भी राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ था, जिससे बचने के लिए वो पास की एक कार के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पर उसको फिर से एडवर्ड दिखाई देता है और उस दुनिया में भी एडवर्ड के चेहरे पर एक शेर था, जिसे देखकर ऑब्रे फिर से डर गई थी। पर तभी उसको ऐसा लगता है जैसे वो समंदर में डूब रही हो और काफी बड़े बड़े राक्षसों के हाथ उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उसका भ्रम पूरी तरह से टूटता है तो वो खुद को एक गाड़ी के नीचे पाती है और अब तक वो राक्षस वहाँ से जा चुका था, इसलिए ऑब्रे भी जल्दी से अपना सामान उठाकर सीधा वहाँ से उस थिएटर में चली जाती है, जहाँ पर वो अक्सर ग्रेस के साथ जाया करती थी। वहाँ पर वो लोग हमेशा एक ही सीट पर बैठते थे और उसी सीट के नीचे ऑब्रे को 4 नंबर वाली टेप भी मिल जाती है। लेकिन बाहर आने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने से एक बहुत ही विशालकाय चमकने वाला राक्षस निकला था, जिसको देखने के बाद ऑब्रे लगभग सदमे में ही चली गई थी। वो लगातार उसके ऊपर नजर रखती है और जब तक उसको नहीं लगता कि अब बाहर जाना उसके लिए सही होगा, तब तक वो छुपी रहती है। अब वहाँ से निकलकर वो पास ही की एक लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन वहाँ जाते जाते रात हो गई थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता तो ऑब्रे उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाती है, जहाँ वो अंधेरे में चमकने वाली लाइट की मदद से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से वो लाइट बंद हो जाती है और जब तक ऑब्रे दूसरी लाइट को जलाती है तब तक अचानक से उसके सामने एक अलग ही तरह का राक्षस आ गया था, जो पहले वाले राक्षस से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि वो ऑब्रे को देख नहीं सकता था, इसलिए वो ऑब्रे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही वहां से चला जाता है। तब ऑब्रे भी डरते हुए अपने रेडियो को फिर से उठा लेती है और अगली कैसेट को ढूंढने के लिए अपनी तलाश को जारी रखती है। तब एक स्टडी रूम में जाने पर उसको एक बॉक्स के अंदर 5 नंबर वाली कैसेट भी मिल गई थी, जिसे देखकर वो उस समय के बारे में सोचने लगती है जब वो ग्रेस के साथ उसी स्टडी रूम में लेटकर किताबें पढ़ा करती थी।
फिर सोते समय ग्रेस को ऑब्रे का सपना भी आता है, जिसमें ग्रेस उससे जानना चाहती थी कि वो उसके पास्ट से मूव ऑन कर पाई या नहीं, लेकिन ऑब्रे ने पास्ट में एक बहुत ही बड़ी गलती की थी, इसलिए शायद वो कभी उस गलती के रेग्रेट से बाहर नहीं निकल सकती। तब ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हें खुद को माफ करना ही पड़ेगा और अपनी गलती को अपनाकर आगे बढ़ना होगा। तब ऑब्रे भी इस बारे में सोचती है और काफी सारी किताबों के बीच में बैठकर उन कैसेट की धुनों को सुनकर खुद को उनकी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है, और ये काम वो बहुत ध्यान लगाते हुए कर रही थी। तभी उसके पास में वो कुछ किताबों को हवा में उड़ते हुए देखती है, मगर अभी वो इस पर ध्यान ना देकर ध्यान में लीन हो जाती है। तब वो अपने आप को बार बार अलग अलग जगह पर इमेजिन करती है। ऑब्रे को ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मगर धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है। तब एक समय पर अचानक से उसको लाइब्रेरी में से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ पर स्टारफिश नाम की एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिसकी मेन हीरोइन वो खुद थी। और खुद को ऐसे देखकर ऑब्रे तुरंत ही पास में छुप जाती है और उसको समझ आता है कि उन कैसेट को सुनते हुए वो एक दूसरी दुनिया की सच्चाई में आ गई थी, जहाँ पर वो एक एक्ट्रेस है। तब वो काफी ज्यादा डर जाती है और एक बार वापस से वो अपनी असली दुनिया में आ जाती है, जहाँ आकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है और अपने मन को हल्का करके वापस से ध्यान में लीन हो जाती है। बाकी की धुनों को सुनने पर वो और भी अलग अलग जगहों पर जा पा रही थी, मगर सबसे आखिरी वाली को सुनने पर वो अचानक से उसी समय में चली जाती है जब वो समंदर के किनारे एक आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ रही थी। तब वो उस समय को बदलने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं उसे एडवर्ड भी किनारे पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो काफी ज्यादा उदास था, और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक था। फिर ऑब्रे एडवर्ड से बात करके सबसे पहले तो उससे माफी मांगती है, और कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि एडवर्ड ऑब्रे का मंगेतर था, जिसको ऑब्रे ने एक आदमी के साथ मिलकर धोखा दिया था, और वो उस आदमी के साथ समंदर के किनारे जाकर इंटीमेट हुई थी। और ये सच्चाई एडवर्ड के सामने आने पर उसने एक शॉटगन से खुद की जान ले ली। यही ऑब्रे की वो सबसे बड़ी गलती थी, जिसको वो कभी भुला नहीं सकती। लेकिन अभी वो एडवर्ड से माफी मांगकर उस आदमी को समंदर में डुबा देती है, और वापस से उसकी आंख लाइब्रेरी में खुलती है, जहाँ वो थोड़ी देर कछुए से बात करती है। और क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं खुद की हुई गलती को स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए उसको पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसलिए वो वापस से अपने आगे के सफर को चालू करती है और बाकी कैसेट्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तब रास्ते में एक बार उसका सामना वापस से एक राक्षस से होता है, जिसको देखकर ऑब्रे उस धुन को बजाकर उसे भगाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है और इस बार वो राक्षस से बिल्कुल भी नहीं डरती, जिसकी वजह से वो राक्षस खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है। अब आगे सुबह होने पर ऑब्रे एक बार वापस से ग्रेस की कब्र के पास जाती है, और बाद में वो उन कैसेट्स को प्ले करने के लिए पास ही के एक रेडियो स्टेशन में आ गई। यहीं पर वो पहले काम किया करती थी, क्योंकि उसके एक साथी के साथ यहाँ उसकी फोटो लगी हुई थी, और उसी फोटो के पीछे ऑब्रे को 6 नंबर वाली कैसेट भी मिल जाती है, जो कि आखिरी टेप थी। उसको 2 कैसेट्स पहले ही ग्रेस के घर में मिल गई थी, और उन सभी कैसेट्स को सही से अरेंज करने के बाद वो उन धुनों को बजाना चालू कर देती है। और जैसे ही वो आखिरी टेप खत्म होती है, वैसे ही वो एल्फ्रेड से बात करने की कोशिश करती है, मगर इस बार एल्फ्रेड की जगह कोई और ही था, जो ऑब्रे को बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने धुन को गलत सीक्वेंस में बजाया था, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद होने की जगह एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया था, और अब वहाँ के राक्षस भी इस दुनिया में आने लगे थे। ऑब्रे ये सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो वापस से सभी कैसेट्स को जाकर चेक करती है, और इस बार उसको हर कैसेट पर एक लेबल मिलता है, जिस पर बस फॉरगेट और फॉरगिव लिखा हुआ था, यानी कि भूल जाओ और माफ कर दो। तब वो लड़का ऑब्रे से उस लेबल पर लिखे संकेत को फॉलो करने को कहता है, मगर ऑब्रे रेडियो और कैसेट्स को वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है, जहां वो दूसरी दुनिया के दरवाजे की ओर बढ़ने लग गई थी। लेकिन उस दरवाजे में प्रवेश करते ही वो एक बवंडर में फंस जाती है और एडवर्ड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है, जिसका मतलब था कि वो अब भी खुद को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई थी। असल में ये सब ऑब्रे के मन की कहानी थी, जिसमें अपनी दोस्त की मौत से पहले उसने अपने पति एडवर्ड को धोखा दिया था, पर उसके पति के मरने के बाद से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। एडवर्ड ने खुद के चेहरे पर शॉटगन मार के अपनी जान ली थी। इसी वजह से वो ऑब्रे को काफी भयानक रूप में दिखाई देता था, और इसी वजह से वो काफी समय से ग्रेस से नहीं मिली थी। मगर ग्रेस को उस समय पर कैंसर हो गया था, जिसके बारे में ऑब्रे को पता नहीं चला था, और बाद में ग्रेस की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, इसलिए वो और भी ज्यादा गिल्ट में चली गई।
अब इसके बाद ग्रेस के रेस्टोरेंट में जाने के बाद उसको वहीं पर सुकून मिलने लगा था और उसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसको ऐसा लगने लगा था जैसे बाहर की दुनिया में राक्षस हैं जो उसके बाहर जाने पर उसको मार देंगे, लेकिन असल में ये सब बस उसका डर था जो राक्षस के रूप में हर बार उसके सामने आ जाता था। पर बाद में जब ऑब्रे ने उस डर से डरना बंद कर दिया तो राक्षस के रूप में वो डर उसके सामने आकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इवन बाद में जब उसने अपनी गलती को मान लिया और अपने सपने में उस आदमी को समंदर में डुबा दिया, तब से उसको काफी अच्छा लगने लगा था। पर कहीं न कहीं उसका डर एक समय के बाद उस पर हावी हो गया और वो फिर से उसी गिल्ट में जाकर एडवर्ड के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी, जबकि जिस दुनिया में वो थी वो बस उसके दिमाग में थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।